नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत है हमारे सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका, जहां हम रोज की तरह आपके साथ आज भी डेली करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने वाले हैं और उनसे जुड़ी कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी शेयर करने वाले हैं। जी, ये जो एमसीक्यूज और स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि यहाँ जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप उसकी जो है एक शॉर्ट नोट बना लें, ताकि वो जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। दोस्तों, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं और आपके दोस्त मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियोज को उनके पास भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी तैयारी भी जो है वो मजबूत होती रहे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने वाली है वो आपके आने वाले एग्जाम से सीधे सीधे जो है रिलेवेंट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियोज को जो है वो पूरी तरह देखें। तो दोस्तों, हम रोज की तरह आज भी आपके साथ जो है एक मोटिवेशनल कोट शेयर करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा आज का आपके लिए कौन सा खास मोटिवेशनल कोट है। हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेक ईच डे योर मास्टरपीस। जी, हम जो है वो डेली सुबह उठते हैं, डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन कभी अगर शाम को अगर हम उसे पिछले जो भी काम किए हैं उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं, तो हमें लगता है कि क्या हमने कोई ऐसा काम किया है जो एक यूनिक हो, जो एक मास्टरपीस काम हो। तो अगर आप इस थिंकिंग के साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि मैं आज जो करने वाला हूं वो आज इस दिन का एक यूनिक काम या मास्टरपीस होगा, यानी मान लो कि सुबह आप उठते हो, आप अपनी प्रिपरेशन जारी करते हो, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी के तहत जो है आप अपना प्रिपरेशन शुरू करते हो, आप अपना एक प्लान बनाते हो कि हाँ, आज जो है मुझे इस प्लान को जो है वो सक्सेस करना है। तो वो जो है प्लान आपका, यानी वो दिन जो है आपके लिए एक मास्टरपीस होता है, यानी वो दिन जो है आपके जो भी आने वाले मोमेंट है उसमें वो एक सक्सेसफुल मोमेंट के तौर पे ऐड हो जाते हैं। तो आप जो है हर दिन की शुरुआत जो है ये सोच के करें कि आज जो मैं करने वाला हूं वो मेरे जिंदगी का जो है वो सबसे यूनिक काम होगा या सबसे मास्टरपीस काम होने वाला है, जो मेरे आने वाले जो भी आगे मैंने एम रखा है उसमें वो जो है एक स्टेप्स का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो है, विच कबड्डी टीम हैज ओन द टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी फाइनल 2021-22। प्रो कबड्डी फाइनल 2021-22 का खिताब किस कबड्डी टीम ने जीता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना पायरेट्स, ऑप्शन बी बंगाल वॉरियर्स, ऑप्शन सी जयपुर पिंक पैंथर्स, ऑप्शन डी दबंग दिल्ली। तो हम यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं, हमारा जो है वो सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी दबंग दिल्ली। जी, दबंग दिल्ली कबड्डी टीम ने अभी हाल ही में आयोजित हुए प्रो कबड्डी लीग की जो 8वीं सीजन है, ये कौन सी सीजन है, 8वीं है, जो 2021-2022 का जो ईयर है उस सीजन का जो फाइनल मैच है वो दबंग दिल्ली की कबड्डी टीम ने जीत लिया है। और ये जो फाइनल मैच इन्होंने जीता है वो किस टीम को हराकर जीता है, तो वो पटना पायरेट्स को जो इन्होंने हराकर इस फाइनल का खिताब जीता है। और इन्होंने जो पॉइंट से हराया है वो है 37 और 36, यानी कि दबंग दिल्ली की जो पॉइंट है वो 37 और जो पटना पायरेट्स की पॉइंट है वो 36, यानी मात्र एक पॉइंट से इन्होंने जो है वो पटना पायरेट्स, यानी जो कि 3 बार की प्रो कबड्डी लीग की चैंपियन रही है, उसको इन्होंने मात दी है और इस सीजन की फाइनल का जो खिताब है इन्होंने अपने नाम कर लिया है। अगर हम बात करें कि दबंग दिल्ली के तरफ से किसने सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल किए, तो ऑलराउंडर जो है वो विजय ने 14 पॉइंट हासिल किए हैं, विजय ने 14 पॉइंट्स हासिल किए हैं और नवीन कुमार ने वो 13 पॉइंट्स हासिल किए हैं। यानी इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है वो दबंग दिल्ली की टीम को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो आगे बढ़ाकर इस फाइनल मुकाबले को जीतने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है, व्हाट इज द थीम ऑफ ओशियन समिट 2022 हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार आयोजित महासागर शिखर सम्मेलन 2022 का विषय
क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन, ऑप्शन बी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, ऑप्शन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। तो राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। जी, ये जो थीम है वो अभी हाल ही में आयोजित किए गए महासागर शिखर सम्मेलन 2022 का थीम है। दोस्तों, ये जो ओशियन समिट है ये बेसिकली ओशियन से रिलेटेड जो है, रिसर्च से रिलेटेड ये एक समिट है। इस समिट में जो है हमारे जो धरती के सबसे बड़े लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स जो कि ओशियन है, उससे संबंधित, जैसे कि क्या हम उससे जो है सीख सकते हैं, कैसे इनोवेशन हो सकता है या कैसे उसकी प्रोटेक्शन की जा सकती है, इन सब मुद्दों पे जो है वो चर्चा की गई है। ये एक बाई एनुअल समिट है, ठीक है, और इसकी जो मतलब शुरू की गई है, ये 4 दिनों की समिट है और इसकी शुरुआत 21 फरवरी से की गई है और जो कि 25 फरवरी को एंड की गई है। तो इस 4 दिनों की चलने वाली समिट जो है वो पहली बार जो है वो भारत में आयोजित की गई है। इससे पहले ये समिट भारत में आयोजित नहीं की गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओशियन समिट 2022 जो है वो पहली बार भारत में आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उसी समिट का जो है वो थीम जो है वो है इंस्पायर, इनोवेशन एंड सस्टेन। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो भी दिख रहे हैं ये भी किसी न किसी समिट के थीम है। तो आपको बताने हैं कमेंट करके कि ऑप्शन बी किस समिट के थीम है, ऑप्शन सी किस समिट के थीम है और ऑप्शन डी जो है वो किसका थीम है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आप भी कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, ताकि हम ये भी देख सके और हमें भी आपके साथ जो है वो आगे बढ़ने में और मजा आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन ऑनर्ड विथ साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बात जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार की हो रही है और साथ ही साथ जो है वो किस फील्ड की हो रही है, उर्दू भाषा के लिए। तो हम देखते हैं, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नमिता गोखले, ऑप्शन बी अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी चंद्रभान ख्याल या ऑप्शन डी अनीस सलीम। राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रभान ख्याल। जी, चंद्रभान ख्याल को जो है अभी हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको ये जो पुरस्कार दिया गया है उनके एक पोएम के लिए दिया गया है और पोएम का नाम है ताजा हवा की ताबिश। यानी आपको ये जो पोएम है वो आपको याद रखना होगा कि किस कृति के लिए जो है उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दी गई है। तो ये जो दी गई है वो दी गई है ताजा हवा की ताबिश, यानी ये उर्दू एक पोएम है, उस पोएम के लिए इन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये पुरस्कार हर साल जो है वो 24 भाषाओं में जो है ये दी जाती है हर साल, और इस बार जो है वो अलग अलग भाषाओं में भी पुरस्कार को दी गई है। लेकिन बात यहाँ पे हम उर्दू भाषा की कर रहे हैं कि उर्दू लैंग्वेज में ये पुरस्कार किसे दिया गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा चंद्रभान ख्याल। ठीक है दोस्तों, ये पुरस्कार की अभी अनाउंसमेंट की गई है कि विजेता ये हैं। अब इस पुरस्कार को जो है वो दिल्ली में होने वाले समारोह यानी कि 11 मार्च को जो है वो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार में इन्हें एक ताम्र फलम, एक शॉल और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी इन्हें प्रदान की जाएगी। तो ये यहाँ पे हम आपको डेली करंट अफेयर्स तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो आप जो है इन सारे इंफॉर्मेशन को जो है वो अच्छे से नोट करते चले ताकि आपकी जो आने वाली एग्जाम्स है उसमें वो जो है वो अच्छा से आपके जो है जीएस पार्ट में मार्क्स गेनिंग का काम कर सके। अच्छा दोस्तों, एक और जो है आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो है पिछले दिनों हमारी जो है वो टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके की जो है वो लाइव क्लास हुई थी। अगर आपने अटेंड की तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने अटेंड नहीं की है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। आप उस वीडियोज को जरूर देखें क्योंकि ये जो टॉप 25 मोस्ट
एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके की जो ये क्लास हुई है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो रखा है आपके सामने इस स्टैटिक लाइव क्लास में, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस पे यहाँ पे रखा गया है। तो आप उस वीडियोज को जो है वो अगर मिस कर दिया है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर में आई जो है व्यू है, वहां पे भी आप जो है इस वीडियोज को देख सकते हैं, आप पा सकते हैं और उस वीडियोज को अच्छे से अच्छे और कोशिश करें कि उस वीडियोज को जो है वो कवर करने की कोशिश करें, पूरा वीडियोज को कवर करने की कोशिश करें। और अगर आप जो है इस तरह की लाइव क्लास की वीडियोज अगर हमारे साइट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर डे हम सैटरडे को 11 बजे, सुबह 11 बजे जो है वो टॉप 25 मस्ट एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके की लाइव क्लास करते हैं। तो आप हमसे जो है वो अगले सैटरडे को जो है वो फिर से जुड़ सकते हैं और आप जो है अपने इंफॉर्मेशन का जो है वो जो है यहां पे गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला सवाल है वो है, वेयर हैज यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी तिरुवन्नामलाई। जी, तो राइट आंसर देख लेते हैं और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हम्पी। जी, हाल ही में कर्नाटक के हम्पी शहर में जो है वो हमारे देश के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जो है वो एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है और ये जो सम्मेलन है वो भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम से संबंधित है। यानी देवायतनम का मतलब होता है ये एक ओडिसी जो है वो टेम्पल से संबंधित जो है ये एक स्थापत्य कला का जो है ये विषय है देवायतनम। तो इसी से संबंधित जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है आयोजन करने का वो है मंदिर से रिलेटेड, जैसे कि आर्थिक, जैसे कि दार्शनिक, जैसे कि धार्मिक या वैज्ञानिक कला और स्थापत्य की जो है वो चर्चा करना। ठीक है, उस पे विचार विमर्श करना। तो इन सब मुद्दों पे विचार विमर्श या चर्चा करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो आयोजन हम्पी में किया गया है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जो है वो ओडिसी टेम्पल के जो है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन पे चर्चा नहीं की गई है, बल्कि हमारे देश के जो अलग अलग टेम्पल के आर्किटेक्चरल डिजाइन के जो फॉर्म है उसके इवोल्यूशन और डेवलपमेंट पे भी चर्चा की गई है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक फिर से एक आपसे जो है आपको सवाल दे रहा हूँ कि आपको बताना है कि कौन कौन से ओडिसी के अलावा जो है हमारे देश में जो है वो मंदिर कला जो है वो बनाने की कला का जो है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, Where will the third India-Japan joint exercise Ex Dharma Guardian 2022 be held? तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास एक्स धर्मा गार्जियन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेलागावी कर्नाटक, ऑप्शन बी बेल्लारी कर्नाटक, ऑप्शन सी कोयम्बटूर तमिलनाडु, ऑप्शन डी मुन्नार केरल। आपको यहाँ पे बताना है कि इसका आयोजन जो है यानी इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं अपना राइट आंसर और हमारा राइट आंसर है बेलागावी कर्नाटक। जी, ये जो शहर है ये कर्नाटक में बसा हुआ एक शहर है जहाँ पे भारत की आर्मी और जापान की आर्मी के द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है और उस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्स धर्मा गार्जियन 2022। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये बेसिकली भारत की इंडियन आर्मी और जापान की इंडिया जो आर्मी है उसके द्वारा जो है वो जंगलों में या टेरेन एरिया में या सेमी टेरेन एरिया में जो है ये ऑपरेशन की जा रही है, यानी ये एक एक्सरसाइज की जा रही है कि कैसे वो जंगल में जो है अपने दुश्मनों के साथ जो है वो ऑपरेशन कर सकते हैं या कैसे टेरेन या सेमी टेरेन एरिया में भी वो जो है ऑपरेशन करने में वो सक्षम बन सकते हैं। ठीक है, तो इस अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में बेलागावी कर्नाटक में
किया जा रहा है। दोस्तों ये जो अभ्यास है ये 12 दिनों की अभ्यास है और इस अभ्यास की जो शुरुआत की जा रही है वो 27 फरवरी से लेके 10 मार्च तक की जा रही है। ठीक है, ये डेट आप याद कर ले क्योंकि ये 12 जो है दिनों की अभ्यास है और ये 12 दिनों में चलने वाले अभ्यास में इसे दोनों देशों की जो आर्मी है वो अलग अलग यानी कि जंगल में, टेरेन एरियाज में, सेमी टेरियन एरियाज में जो है वो अपना एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात कर ले तो भारत जो है वो भारत की आर्मी और जापान की आर्मी के साथ इस एक्सरसाइज का आयोजन जो है वो 2018 से ही कर रहा है, यानी कि इस एक्सरसाइज की जो शुरुआत की गई है वो भारत में 2018 से की जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है वो है हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी केएल राहुल। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋषभ पंत। जी, भारतीय मेल क्रिकेट जो है टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत को अभी हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी जो ये नियुक्ति की गई है वो 2 इयर्स के लिए की गई है। जी, यानी ये 2 साल तक जो है वो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे और उसका प्रमोशन करेंगे, यानी उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे डिश टीवी के लिए। अगर हम यहाँ पे डिश टीवी की बात कर ले तो डिश टीवी के जो CEO है उनका नाम है अनिल दुआ अभी है। ठीक है, अनिल दुआ। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है और इसकी अगर फाउंडेशन की बात कर ले कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की फाउंडेशन कब की गई थी, तो इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो है 2004 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है अगर हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर, CEO और फाउंडेशन की भी डेट आपको इंफॉर्मेशन के रूप में मिल गई। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ऋषभ पंत जो है वो हमारे देश के एक ऐसे खिलाड़ी है कि जब वो फील्ड पर होते हैं, मैदान पर होते हैं तो वो अपने बैट से तो अच्छे कारनामे करते ही हैं और विकेट कीपर के रूप में भी अच्छे कारनामे करते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो बहुत ही इंटरटेनमेंट अंदाज में जो है वो दर्शकों को लुभाते भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो आज का अगला सवाल है वो है Which female player has won the gold medal in the 55 kg weight category in the Singapore Weightlifting International Tournament 2022? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी खुमुछम संजीता चानू, ऑप्शन सी संतोषी मत्सा, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सही जवाब क्या है। तो हम सही जवाब देख लेते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी मीराबाई चानू। जी, मीराबाई चानू जो कि एक इंडियन वोमेन वेटलिफ्टर है, इन्होंने अभी हाल ही में जो है वो सिंगापुर में आयोजित हुए सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में जो है वो 55 किलोग्राम की कैटेगरी में जो है इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इस गोल्ड मेडल के जीतने के साथ ही जो है ये बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले हैं, इस कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं ये ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये जो है ये टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुकी है, यानी जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है उसमें इन्होंने जो है भारत देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Which Indian institute startup has recently launched world's smallest wearable air purifier? हाल ही में किस भारतीय संस्थान के स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर।
तो हम अपना सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है IIT दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। जी, IIT दिल्ली की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है नैनो क्लीन ग्लोबल। जी, इस स्टार्टअप कंपनी ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा जो है वो पहनने वाला एक एयर प्यूरिफायर का निर्माण किया है। और इस कंपनी ने बताया है कि इस एयर प्यूरिफायर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको ये एक N95 मास्क की तरह जो है ये उपयोग कर सकते हैं। और ये जो एयर प्यूरिफायर है यह एक ट्रांसपेरेंट एयर प्यूरिफायर है, जिसमें आपको बार बार जो है वो आपको मास्क उतारने की जो समस्या होती थी कहीं भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको उससे जो है छुटकारा मिल सकती है। अगर हम बात इस एयर प्यूरिफायर की करें तो इस एयर प्यूरिफायर से जो हमारे फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी, जो भी बैक्टीरिया जो है इफेक्ट करते हैं, ये वायरस इफेक्ट करते हैं, या इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूटेंट्स है ये जो इफेक्ट करते हैं, इससे जो है प्रोटेक्शन किया जा सकता है। एम्स के जो पूर्व निदेशक हैं उन्होंने बताया है कि जो लंग्स की जो समस्या है वो जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और खासकर जो है ये मेट्रो सिटी में बढ़ रही है जहां पे जो है एयर पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। तो ये जो वेयरेबल एयर प्यूरिफायर डिजाइन किया गया है, इससे जो है आपको जो है लंग्स की समस्या से जो है निदान मिल सकता है। और इस एयर प्यूरिफायर को जो है वो किस इंस्टीट्यूट के जो है स्टार्टअप कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो हमारा जवाब है IIT दिल्ली। और यहाँ पे जितने भी आपको IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, ये हमारे देश के जो है ये टॉप IIT जो है ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको जो है एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अभी हाल ही में जो है एक न्यूज में आप सुन रहे होंगे या शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, T49। जी, T49 जो कि भारतीय रेलवे की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, यानी लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है, भारत देश में किया जा रहा है दोस्तों। और आपको जो है अगर मैं सवाल यहाँ पे करूँ कि इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, और किसके किसके बीच में की जा रही है, इसकी जो अगर ये निर्माण हो जाएगा तो किसके कौन सी जगह से कौन सी जगह के बीच में जो है वो दूरी कम हो जाएगी, तो शायद आपको नहीं पता होगा। अगर आपको इन सब से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो हमारी जो है वो पिछले दिन की जो क्लास है, यानी संडे की एक जो है एनालिसिस वीडियो आई है, वो वीडियो T49 पे ही आई है। जी, आपको इसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन आपको जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप जो है वो आई व्यू पे जो है वो क्लिक करके आप जो है इसके बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करें कि इस वीडियोज को भी कवर करें, क्योंकि ये जो T49 की वीडियोज है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हेमानंद बिस्वाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो हम अपना सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है उड़ीसा। जी, उड़ीसा राज्य के जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 83 वर्ष की उम्र में जो है वो मृत्यु हो गई है, यानी उनकी डेथ हो गई है। और ये जो है वो उड़ीसा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 2 बार उड़ीसा राज्य के जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है, एक 1989 से लेके 1990 के बीच में, और दूसरा जो है वो है 1999 से लेके 2000 के बीच में। इन्होंने उड़ीसा राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री के पद पे ये बने रहे, जिनका अभी हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा जो आज का आपके लिए आखिरी सवाल है वो है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयंत नार्लिकर, ऑप्शन बी दीपक धार, ऑप्शन सी SS अभ्यंकर, ऑप्शन डी राज रेड्डी। तो हम अपना सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी दीपक धार। जी, दीपक धार को अभी हाल ही में जो है वो बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया है। दीपक धार जो है वो हमारे भारत देश के एक जो है फिजिक्स के जो है वो साइंटिस्ट है,
और इन्हें जो ये पदक दिया गया है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फील्ड में दिया गया है, ठीक है। यानी ये जो पदक इन्हें दिया गया है इस फील्ड में इनके कार्य को लेकर दिया गया है, और ये पदक इन्हें जो है वो टोक्यो में होने वाले एक कॉन्फ्रेंस में जो है वो अगस्त में दिया जाएगा। अभी इसकी घोषणा कर दी गई है और ये पदक इन्हें अगस्त में जो है टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसी से रिलेटेड उस कॉन्फ्रेंस में इन्हें ये पदक से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पदक को पाने वाले ये पहले भारतीय जो है वो साइंटिस्ट बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप और भी जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके से संबंधित चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com को विजिट कर सकते हैं। हम आपको वहां पे ढेर सारी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके या न्यूज एनालिसिस या वन लाइनर से संबंधित जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो हम वहां भी हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हमें कमेंट जरूर करें क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ सवाल भी किए हैं, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको बगल में बेल आइकन दिख रही है आप उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज है उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करें कि हमारे डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियोज के साथ साथ हम अपने साइट पे कौन कौन सी वीडियो जो है आपके लिए दे रखे हैं या लाने वाले हैं उस वीडियोज को भी जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।